हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो उत्तराखंड राज्य है उसमें प्रवक्ता की वैकेंसी चली है और उसमें प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसमें 150-50 नंबर के पेपर आप लोगों को दिए गए हैं। तो यहाँ पर दो पेपर 150-50 नंबर के होंगे और ये हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो हिंदी को लेकर रहेगा। तो हिंदी का जो प्रथम पेपर है उसका हमारा वैसे तो पेपर जो रहेगा वो 150 नंबर का रहेगा, लेकिन पेपर के पैटर्न पर ही हमने आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आप लोग को ये हम 10 प्रैक्टिस सेट आप लोग के कराएंगे, जिससे आप लोग 10 हम कराएंगे फर्स्ट पेपर से और 10 कराएंगे सेकंड पेपर से। तो आज हम जो पेपर लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट, इसमें हमने पूरे सिलेबस को शामिल किया है और इसे आप लोग यानी कि पूरे पेपर को हमने इसमें शामिल किया है। तो ये फर्स्ट पेपर का हमारा पेपर रहता है। चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पेपर को देखते हैं। इस पेपर के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और 4 ऑप्शन आप लोगों को पढ़ने के लिए इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप अपने ज्ञान को भी चेक कर सकते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ा है। प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है। तो सबसे पहले आप लोग को दिया गया है कि हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका किसे माना जाता है। देखो, इसने ये नहीं कहा है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका नहीं कहा, हालांकि इसने क्या कहा है, हिंदी भाषी क्षेत्र, यानी कि जो जिन राज्यों की भाषा हिंदी है, जैसे अभी भारत में 9 राज्यों की भाषा क्या है, हिंदी है, तो उन्हीं क्षेत्रों से यानी कि हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाली आप लोगों से प्रथम पत्रिका पूछा गया है कि प्रथम पत्रिका कौन सी है। तो जैसे ऑप्शन में आप लोग को उदंत मार्तंड दिया है, जैसे ब्राह्मण है, बनारस अखबार है, जैसे हरिश्चंद्र मैगजीन है, तो जो सही आंसर होगा वो इसका क्या होगा, सी होगा, यानी कि बनारस अखबार होगा। क्योंकि जैसे आप लोग को उदंत मार्तंड दिया है, तो उदंत मार्तंड क्या है, तो उदंत मार्तंड होता है कि हिंदी का पहला जो समाचार पत्र है उसका नाम उदंत मार्तंड है। हालांकि इसके जो संस्थापक है वो पंडित जुगल किशोर हैं। तो ये भी आप लोग को याद रखना है कि उदंत मार्तंड के संस्थापक कौन है, पंडित जुगल किशोर है। और हिंदी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका कौन सी, आप लोगों की बनारस है, जबकि हिंदी की पहली पत्रिका आप लोग की सरस्वती होती है। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। हालांकि इसमें हमने थोड़ी सी इसकी डिटेल भी शामिल यहां पर की है, तो थोड़ा हम डिटेल देखते हैं इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों का। तो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगी कि जैसे हमने लिया है कि जो आप लोग का बनारस अखबार है, तो उसमें आप लोगों को दिया गया है कि संस्था यानी कि हमने ये कि जो बनारस अखबार था ये क्या है, आप लोगों की मैगजीन थी हिंदी भाषी क्षेत्र से, क्योंकि बनारस अखबार हिंदी भाषी क्षेत्र यानी कि हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुई थी और ये प्रथम पत्रिका मानी जाती है। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाली जो प्रथम पत्रिका है वो कौन सी है, वो बनारस अखबार है। हालांकि इसका प्रकाशन 1845 में शुरू हुआ था और जो इसका प्रकाशन शुरू करने वाले हैं उनका नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है ना, क्योंकि शिव प्रसाद सितारे हिंद को इसके संस्थापक भी कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है कि देखो, हम डिटेल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ में आप लोगों के अन्य क्वेश्चन भी हो जाते हैं। उसके बाद जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उदंत मार्तंड है, तो उदंत मार्तंड क्या है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। ठीक है ना, और ये कहां से प्रकाशित हुआ था, ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, जिसके संस्थापक हम आप लोगों को बता रहे थे कि इसके पंडित जुगल किशोर जी हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिया गया है यहां पर ये है आप लोगों का, कहने का मतलब ये है कि जो 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें दिया गया है सार सुधा निधि पत्रिका के संस्थापक कौन थे और यह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। आप लोगों से पूछा गया है जो अखबार का नाम है, पत्रिका का नाम है, वो क्या है, सार सुधा निधि है और इसके संस्थापक और प्रकाशित होने का वर्ष आप लोगों से पूछा गया है। जबकि आप लोगों के सामने ऑप्शन है यहां पर बद्री नारायण चौधरी हैं जिन्हें प्रेमधन भी कहा जाता है और 1881 दिया गया है, जैसे सदानंद मिश्र है। 1878 दिया गया है, जैसे बालकृष्ण भट्ट है। 1877 दिया है और जैसे भारत हिंदू हरिश्चंद्र है 1868 दिया गया है। तो जो सही आंसर होगा इसका वो क्या होगा, बी होगा, यानी कि सदानंद मिश्र और 1878। ये जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1878 में हुआ था और आप लोगों का किसने किया था, सदानंद मिश्र ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थोड़ी सी इसकी डिटेल हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर आप लोग को डिटेल में दिया गया है कि जो सदानंद मिश्र है उन्होंने 1878 में इस पत्रिका का प्रकाशन किया था और वही आप लोग को यहां पर दिया गया है। हालांकि इसमें यह भी लिखा गया है कि आप लोग की ये जो पत्रिका है ये भारत हिंदू युग की पत्रिका थी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, अलग से क्वेश्चन है। तो इसमें क्योंकि आप लोगों से अगर ये पूछता है कि सार सुधा निधि पत्रिका किस युग की है, तो आप लोग को यह भी ध्यान रखना है कि किसकी है, भारत हिंदू युग की है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो जो हमारा नंबर 3 क्वेश्चन दिया गया है तो वो कुछ इस प्रकार है कि यहां पर आप लोग को दिया गया है कि अतीत के चलचित्र, आप लोग को क्या दिया गया है कि जो अतीत के
चलचित्र के रचनाकार कौन है? तो जैसे ऑप्शन में प्रेमचंद है, सुमित्रानंदन पंत है, महादेवी वर्मा है और आप लोग का रामवृक्ष बेनीपुरी है। तो जो सही आंसर इसका होगा वो आप लोग का क्या होगा? सी होगा, यानी कि महादेवी वर्मा होगा। यानी कि अतीत के चलचित्र किसके हैं? तो महादेवी वर्मा की हैं। ठीक है, हालांकि इसकी भी डिटेल हम लोगों ने शामिल यहां पर की है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन की हम डिटेल इसलिए लेकर आए हैं जिससे आप लोगों का क्या होता है कि एक क्वेश्चन के साथ में अन्य क्वेश्चन भी यहां पर हो जाते हैं। तो यहां पर दिया गया है कि अतीत के जो चलचित्र है वो महादेवी वर्मा द्वारा रचित 11 संस्मरणात्मक रेखा चित्रों में से एक प्रसिद्ध संग्रह है। आप लोग को यह भी ध्यान रखना है कि ये क्या है, आप लोग का अतीत के जो चलचित्र है वो क्या है, एक प्रकार का संग्रह है। किसका? संस्मरण का संग्रह है और रेखा चित्र यानी कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र का एक संग्रह है। तो वो कौन है? आप लोगों का अतीत का चलचित्र, अतीत के चलचित्र, और है किसका? महादेवी वर्मा का। अब देखो इसमें कहा गया है कि हिंदी साहित्य में रेखा चित्र विधा एक महत्वपूर्ण लोकप्रिय रचना मानी जाती है, यानी कि डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण रचना है अतीत के चलचित्र। और इस संग्रह में महादेवी वर्मा जी ने समाज के उपेक्षित और दलित वर्ग के व्यक्तियों के जीवन का मार्मिक चित्रण किया है। यानी कि आप लोगों को याद रखना है, ऐसे पूछ सकता है कि महादेवी वर्मा की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें दलित और आप लोगों के उपेक्षित जो आप लोगों के व्यक्ति हैं या उनके वर्ग के बारे में महादेवी वर्मा ने बात की है। तो यहां आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उपेक्षित भी दिया है और दलित है। इसमें क्या दिया है? इन्हीं के चित्रण इसने यहां पर महादेवी वर्मा ने किया है। किसमें? आप लोगों का अतीत के चलचित्र में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि हम हसमत संस्मरण कृति की लेखिका कौन है? तो यहां पर फिर से आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कृष्णा सोबती है, महादेवी वर्मा है, रामवृक्ष बेनीपुरी है और आप लोग का मंथना गुप्त है। तो आप लोग को जैसे क्या कहा गया है? हम हसमत। तो संस्मरण पहले तो ये आप लोग को याद रखना, क्योंकि यहां से ये भी पूछ लेता है कि जो आप लोग को दिया कि हम हसमत किस प्रकार की विधा है, संस्मरण है, कविता है, कहानी है, ऐसे भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कौन है? आप लोगों का संस्मरण है। और जो इसके आप लोगों से पूछा है कि ये है किसका, तो यहां पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसे कृष्णा सोबती है, महादेवी वर्मा, जैसे कि हमने बताया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? कृष्णा सोबती होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए इसकी भी थोड़ी सी डिटेल हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी गई है, हालांकि हमने इसमें इतना शामिल नहीं किया गया है। यहां पर लिया गया है कि हम हसमत प्रसिद्ध कथाकार कृष्ण सोबती द्वारा लिखी गई है। और ये क्या है? ये भी संस्मरण है, जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन को पढ़ा है, जो 1977 में प्रकाशित हुई थी। ये ध्यान रखना है कि इसका प्रकाशन होने का वर्ष, क्योंकि इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें आप लोगों का वहां पर संस्थापक और उसके वर्ष पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है ये लगभग क्या है, आप लोगों के जो पहले पेपर हुए हैं जैसे टीजीटी हो गया या पीजीटी हो गया, उनमें आए हुए क्वेश्चन है, वही हमने यहां पर आप लोगों के पेपर में शामिल किए हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि देखो, जैसे हमने पहले कहा कि ये संस्मरण है, तो इसकी विधा अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो ये क्या है? आप लोगों का विधा इसकी संस्मरण रहेगी। और जैसे कि आप लोगों को यहां पर व्याख्या दी गई है, तो हमने इसके बाद चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को दिया गया है कि थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है आप लोगों को, इसमें दिया गया चेहरे अनेक आत्मकथा के लेखक कौन है? देखो ये आत्मकथा है, आप लोगों को तो पहले ये याद रखना है कि चेहरे अनेक किस प्रकार की कृति है, किस प्रकार का आप लोगों का पूछ सकता है कि ये किस प्रकार का इसका शैली है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि आत्मकथा है, चेहरे अनेक क्या है? एक प्रकार की आत्मकथा है। फिर आप लोग को इसके क्या बताने हैं? राइटर बताने हैं। और आप लोगों के ऑप्शन सामने हैं। तो यहां पर आप लोग के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आप लोगों का नेमिचंद्र जैन है, जैसे धर्मवीर भारती है, जैसे इलाचंद जोशी है, जैसे उपेंद्र नाथ अस्क है। तो जो सही आंसर होगा इसका वो कौन होगा? डी होगा, यानी कि उपेंद्र नाथ अस्क होंगे। तो चेहरे अनेक एक प्रकार की आत्मकथा है, इसके जो राइटर होंगे वो कौन होंगे? उपेंद्र नाथ अस्क होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप लोग की पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 5 नंबर की हम व्याख्या देखेंगे। तो यहां पर आप लोग को दिया गया है कि ये जो आप लोग का इसका सही आंसर था उपेंद्र नाथ था।
और उपेंद्र नाथ के साथ में आप लोगों को यह दिया गया है कि उपेंद्र नाथ अश्क की प्रसिद्ध आत्मकथा है। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि ये आत्मकथा है, इसकी विधा क्या है, आत्मकथा है, और इसका पहला भाग नीलाम प्रकाशन से सन 1977 में प्रकाशित हुआ था। तो आप लोग को यह भी ध्यान रखना है कि जो इसका पहला प्रकाशन हुआ था वो 1977 में हुआ है, और प्रकाशन का नाम भी आप लोग को दिया गया है नीलाम है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट में आप लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, जैसे कि छोटा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां पर दिया गया है आप लोगों को ध्वंसात्मक आलोचना की संज्ञा किस आलोचक को दी गई है। यानी कि आप लोगों से पूछा गया कि जो ध्वंसात्मक आलोचना है उसकी संज्ञा किसे दी गई है, ऐसा कौन सा आलोचक है जिसे इसकी संज्ञा दी गई है। तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जैसे रामविलास शर्मा है, और जैसे आप लोगों के नामवर सिंह है। तो आप लोगों को 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, सी होगा, यानी कि रामविलास शर्मा। ठीक है। और थोड़ी सी हम लोग इसकी डिटेल देख लेते हैं। नेक्स्ट में आप लोग को इसकी थोड़ी सी डिटेल दी गई है। तो यहां पर दिया गया है, देखो वो तो सबसे पहले हम देते हैं कि जो आंसर है वो क्या है, डॉक्टर रामविलास शर्मा है। उसके बाद आप लोग को दिया गया है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी थे। ये भी ध्यान रखना है कि ये आलोचक तो थे, लेकिन आलोचक किस प्रकार के थे ये पूछ लेता है। तो आलोचक में आप लोग को ध्यान रखना है कि ये कैसे हैं आलोचक, ये मार्क्सवादी आलोचक हैं, और इनकी जो आलोचना शैली है वो काफी आक्रामक रही है और तार्किक रही है, यानी कि तर्क करने वाले सबसे अधिक थे। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे, हालांकि जो तर्क करने की शक्ति है आलोचकों में सभी में तर्क करने की शक्ति होती है। तो यहां पर आप लोग को दिया गया है कि इसमें वे विरोधी मतों को तर्कपूर्ण खंडन करते हैं, और इसी प्रकार अपनी आक्रामक शैली और तर्कपूर्ण खंडन की प्रवृत्ति के कारण उनकी आलोचना कुछ विद्वानों द्वारा ध्वंसात्मक आलोचना कही जाती है। देखो ध्वंसात्मक आलोचना कहने का कारण उनका यही है कि वो तर्क ज्यादा करते थे, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली याद रखेंगे कि वो जो राइटर है उनका नाम क्या है, रामविलास शर्मा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का दिया गया है। तो इसमें आप लोगों को दिया गया है कि सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है। तो सदाचार के ताबीज के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। जैसे हरिशंकर परसाई है, जैसे शरत जोशी है, जैसे श्री लाला शुक्ल है, और जैसे धर्मवीर भारती है। यहां पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो कौन होगा, हरिशंकर परसाई होगा। ठीक है ना। और इसकी भी थोड़ी सी हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि देखो यहां क्या, सदाचार के ताबीज के जो लेखक है वो कौन है, हरिशंकर परसाई है। और इसकी थोड़ी सी हम डिटेल में जाएंगे तो यहां पर आप लोग को दिया गया है कि जो सदाचार का ताबीज है वो एक प्रकार का व्यंग निबंध है। तो ये आप लोगों को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि सदाचार का ताबीज क्या है, एक इसकी जो विधा है वो किस प्रकार की है। तो इसकी विधा क्या है, ये एक व्यंग है, और व्यंग के साथ साथ में ये एक क्या है, निबंध है। क्योंकि कहानी, कविता, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आप लोग को वहां मिलेंगे। फिर यहां आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि ये निबंध है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इसके लेखक हमने पहले आप लोग को बता दिए हैं। और इसके अन्य निबंध की अगर हम बात करते हैं, इसके आप लोग के हरिशंकर परसाई के अगर अन्य निबंधों को देखते हैं तो यहां कौन है, विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है ना। ये भी इनका एक क्या है, व्यंग है, और ये भी आप लोगों का क्या है, निबंध है। उसके बाद क्या है, बेईमानी की परत। ठीक है ना। उसके बाद कौन है, तुलसीदास चंदन घिसे, और उसके बाद है प्रेमचंद के फटे जूते। ये इनके प्रमुख क्या है, आलोचनाएं हैं। तो आप लोग को ये भी याद रखनी है, क्योंकि इनमें से किसी को आप लोगों से पूछ सकता है कि जैसे प्रेमचंद के फटे जूते हैं वो किसकी आलोचना है, तो ये किसकी है, हरिशंकर परसाई की है। तो हरिशंकर परसाई की प्रमुख जो रचनाएं हैं यानी कि आलोचना है, उसमें विकलांग श्रद्धा का दौर है, बेईमानी की परत है, तुलसीदास चंदन घिसे हैं, और उसके बाद प्रेमचंद के फटे जूते हैं। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रेमचंद के फटे जूते रहते हैं, लेकिन देखो एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है कि जैसे जैसे आप लोगों का एग्जाम को टाइम बढ़ेगा तो लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, तो हो सकता है कि आप लोगों को सम्मिलित करने में आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो यहां पर आप लोगों को जो दिया गया है, यहां पर पूछा गया कि जो कफन कहानी है, ठीक है ना, कफन कहानी का जो प्रकाशन है वो किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 1930 है, 1932 है, 1936 है और 1940 है। तो आप लोगों को ये देख के बताना है कि इनमें से सही कौन सा होगा।
तो आप लोग याद रखें कफन कहानी के जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है आप लोग का 1936 है। और आप लोग ये कतई मत सोचें कि क्वेश्चन अपनी ओर से बनाए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हैं। हालांकि हमने पूरे रिपीट क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं उनमें से ये पेपर बनाया है, ठीक है ना। तो ये पेपर जो सेट है ये पहले आए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो टीजीटी के हो या पीजीटी के हो या केवीएस हो या एनवीएस हो, ठीक है। बात करते हैं थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि कफन को हमने पढ़ा कि इसके प्रकाशन का वर्ष कितना है 1936 है। तो यहां जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि इस कफन की हम मतलब कफन की हम बात कर रहे थे कि इसका प्रकाशन कब हुआ 1936 में हुआ। और जो ये कफन है किसके प्रेमचंद द्वारा लिखित है, यानी कि हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि इसके जो लेखक हैं कफन के तो वो कौन है आप लोगों के प्रेमचंद है। और इनकी ये अंतिम कहानियों में से एक है, ठीक है ना, अंतिम कहानियों में से एक है कफन। और कफन का प्रकाशन सर्वप्रथम दिसंबर 1935 में हुआ था, जो हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमें जो दिया गया था। उसके बाद हम कहते हैं कि 1935 में हुआ और उर्दू पत्रिका हाँ क्या है जामिया में हुआ था। सबसे पहले ये भी आप लोगों से पूछा जाता है कि जो आप लोगों का कफन है कफन का प्रकाशन किस में हुआ, तो पत्रिका थी जिसका नाम है जामिया, जामिया में इसका प्रकाशन हुआ है। और हुआ कब 1935 में है। इसका हिंदी रूप चांद पत्रिका के अप्रैल 1936 के अंक में प्रकाशित हुआ। यानी कि डायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि इसका जो हिंदी रूप है उसे क्या कहते थे, चांद कहते थे। और चांद 1936 में प्रकाशित हुआ, जबकि उर्दू के समाचार जामिया में 1935 में हो गया था। और हिंदी के में अगर पूछता है, क्योंकि बात हम हिंदी कर रहे हैं तो पेपर भी किसका है, हिंदी का है, तो हिंदी का जो रूप है उसमें चांद पत्रिका में अप्रैल 1936 में प्रकाशित हुआ था। और इस कहानी में घिसू यानी कि जो इसके कैरेक्टर हैं घिसू है माघव है, ये इसके दोनों क्या है मुख्य पात्र हैं। क्योंकि आप लोगों से यह भी पूछा जाता है कि इसके मुख्य पात्र कौन है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है वो घिसू और माघव इसके मुख्य पात्र रहेंगे, ठीक है ना। और इसमें यह कहा गया है कि माघव नाम के दो पात्र हैं, यानी कि घिसू और माघव नाम के दो पात्र हैं के माध्यम से सामाजिक असमानता और गरीबी का विखंडन विडंबना और गरीबी की विडंबना का यथार्थ चित्रण इसमें दिया गया है। यानी कि आप लोगों से यह भी पूछ लेता है कि इसमें आप लोगों को क्या दिया गया है, क्योंकि यहां आप लोगों से अगर कफन से पूछेगा तो कफन में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले तो इसके कैरेक्टर आप लोगों से पूछ सकता है, यानी कैरेक्टर मतलब इसके पात्र पूछ सकता है। तो दो इसमें पात्र है, एक घिसू है और एक कौन है आप लोगों के माघव है। फिर इसमें समाज के ऊपर दिया गया है, यानी कि समाज की इसमें दिया है ना, सामाजिक असमानता और गरीबी का विडंबना का यथार्थ इसमें चित्रण आप लोगों का दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर आप लोगों का जो क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 9 है। तो 9 क्वेश्चन आप लोग अगर देखते हैं तो इसमें दिया गया है सरोज स्मृति, ठीक है ना। तो सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ऑप्शन जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जैसे जयशंकर प्रसाद है, जैसे सुमित्रा नंदन पंत और जैसे आप लोगों का महादेवी वर्मा है। तो जो सही आंसर होगा वो इसका क्या होगा, तो वो कौन होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा, ठीक है ना। तो सरोज स्मृति किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और थोड़ी सी डिटेल हम इसकी फिर से देख लेते हैं। तो यहां पर इसकी थोड़ी सी डिटेल जो आप लोगों को दी गई है वो ये है कि ये जो आप लोग का क्या है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इनकी जो ये सरोज स्मृति है तो इसके जो लेखक है वो कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और हिंदी साहित्य की पहली शोक गीत मानी जाती है। ये आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों से पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत कौन सा है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत जो माना जाता है वो कौन है, सरोज स्मृति, और लिखा हुआ किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। क्योंकि निराला जी ने यह कविता, देखो यहां इसकी विधा पूछता है तो ये क्या है, एक प्रकार की कविता है। और किसके ऊपर लिखी गई इसके बारे में बात की है कि यह कविता अपनी पुत्री, जिसका नाम पुत्री का नाम क्या था, सरोज की मृत्यु के बाद लिखी थी। ये आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि निराला जी ने जो निराला है, निराला की पुत्री का नाम था सरोज, और सरोज की मृत्यु के बाद उन्होंने ये पत्रिका लिखी थी। तो इसमें देखो क्वेश्चन कितने बन सकते हैं। सबसे पहले तो यही बना कि सूर्यकांत त्रिपाठी यानी सरोज स्मृति किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। उसके बाद ये किस प्रकार के शोक गीत है, क्योंकि जैसे कि हम सरोज की मृत्यु की बात कर रहे हैं तो उनके विरह में, यानी कि उनके वियोग हो या विरह हो, तो उसमें जब गाया गया है तो उसे क्या कहते हैं, हम पहला शोक गीत हम लोग कह सकते हैं। और जिसके कारण हम ये कहते हैं कि इसमें करुणा रस दिख रहा है ना, कि इसमें करुणा रस की प्रधानता पाई जाती है, ठीक है ना। सरोज स्मृति में रस अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो कौन सा है, तो करुण रस है।
और सरोज कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री का नाम है, और विधा क्या है इसकी? कविता है, ठीक है ना। और ये पहला शोक गीत है। तो इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आप लोग को दिया गया है, तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो जैसे कि आप लोग को चार ऑप्शन फिर से दिए हैं, प्रेमचंद है, भीष्म साहनी है, और जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जैसे आप लोग का महावीर भारती हैं। देखो ये गलती से आप लोग का लिखा गया है, ये आप लोग का क्या है? महावीर भारती हैं। तो जो सही आंसर होगा इसका वो क्या होगा? भीष्म साहनी होगा, ठीक है ना। यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। तमस किसकी है? भीष्म साहनी की। और तमस किस प्रकार की विधा है? उपन्यास। ये भी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए थोड़ी सी डिटेल इसकी हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर आप लोग को दिया गया है कि जैसे भीष्म साहनी की, तमस किसकी है? भीष्म साहनी की है। तमस लिखा है तो ये किसके? भीष्म साहनी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं जो भारत के विभाजन की पीड़ा और उस समय की सांप्रदायिक तनाव को चित्रित करता है। यानी कि जो तमस है, तमस में क्या लिखा गया है? जब भारत का विभाजन हुआ था, यानी कि देखो भारत के विभाजन को अगर हम बात करें तो वैसे तो बांग्लादेश का विभाजन है, पाकिस्तान का विभाजन है, तो इसमें जो लिखा गया है वो भारत विभाजन के बारे में लिखा गया है, और उस टाइम पे जो लोगों को पीड़ा हुई है और जो सांप्रदायिक तनाव हुए हैं तो उनके बारे में इसमें लिखा गया है। किसमें? तमस में। और ये किसकी है? आप लोग की भीष्म साहनी की है। और ये एक प्रकार का इसकी विधा क्या रहेगी? उपन्यास रहेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आप लोग को दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो, यहां पर दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना मानी जाती है। तो देखो यहां पर आप लोग को काल दिए गए हैं, आदि काल है, भक्ति काल है, रीति है और आधुनिक काल है, ठीक है ना। तो इसमें चार आप लोग को काल दिए गए हैं। तो जैसे आप लोग को याद है कि इसका जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? ए होगा, यानी कि आदिकाल। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की रचना है, ठीक है ना। ये आप लोग की किस काल की है? तो आप लोग को याद रखना है ये आदिकाल की रचना है, ठीक है। कि बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, या पहले हम इसका थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग डिटेल पे जाएंगे तो यहां पर आप लोग को दिया गया है कि ये आदिकाल की प्रमुख रचना है। देखो हम डायरेक्टली कहते हैं कि ये आदिकाल की है, और पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जिससे कवि चंद्र बरदाई ने लिखा था। यानी कि जो हम बता रहे थे कि जो इसके राइटर है वो कौन है? चंद्र बरदाई है। और यह ग्रंथ आदिकाल के प्रमुख साहित्यकारों की साहित्य प्रवृत्ति रासो साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। सबसे इंपोर्टेंट इसमें यह भी है कि इसमें क्या दिया गया है? वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। चलिए थोड़े से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहां पर दिया गया है कि जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है, पहले तो इसकी विधा को जैसे आप लोग याद रखेंगे कि जो इसकी विधा है वो क्या है। तो यहां हमें पता है कि इसकी विधा क्या है? नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, एक प्रकार की इसकी विधा क्या होगी? ये नाटक है कि किस पात्र का व्यक्तित्व सबसे भवभीना और प्रेम विभोर है। यानी कि इसमें एक करेक्टर है, इसका एक पात्र है जिसके बारे में हमें इसमें बताना है कि जिसका करेक्टर क्या होता है। देखो जैसे कालिदास दिया है, जैसे दंतुल दिया है, जैसे आप लोग का मलिका दिया है, जैसे प्रिय गुम मंजरी दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि आप लोग को देखो चार ऑप्शन पढ़ाने का सिर्फ मतलब यही होता है कि जिससे आप लोग अपने आप को अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? सी होगा। इसका जो पात्र है वो कौन है? आप लोग का मल्लिका है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में थोड़ी सी इसकी डिटेल हमने दी है, तो डिटेल को भी पढ़ लेते हैं। तो यहां पर जैसे आप लोग डिटेल को देखेंगे तो यहां पर दिया गया है कि मोहन राकेश द्वारा, क्योंकि जो मल्लिका है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये मोहन राकेश द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन, क्योंकि वहां आषाढ़ के एक दिन की नायिका पूछी गई थी। और यहां आप लोगों को बताया जा रहा है कि इसके जो राइटर है वो कौन है? मोहन राकेश है। तो आप लोग को राइटर भी याद रखना है। और इसकी नायिका मल्लिका, जिसके बारे में हमने बात की थी, का व्यक्तित्व अत्यंत भावुक और प्रेम से भरा हुआ दिखाया गया है। और नाटक में उसका चरित्र निस्वार्थ प्रेम और त्याग का प्रतीक दिखाया गया है। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि यहां पर आप लोगों को जो पर्सन दिया था वो थोड़ा सा घुमा के दिया था। तो यहां पर कहा गया है कि निस्वार्थ प्रेम और त्याग का प्रतीक किसे माना जाता है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन ये किया जाता है तो वहां भी कौन है? आप लोग का मल्लिका है। अब देखो जो कालिदास के प्रति अपने अटूट समर्पण को दर्शाता है,
जो कालिदास के प्रति अपने अटूट समर्पण को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है यहां पर आप लोग को दिया गया है, इसमें कहा संसद से सड़क तक किस काव्य की रचना है, किसकी काव्य रचना है, यानी कि आप लोगों से पूछा गया है ये किसकी काव्य रचना है, संसद से सड़क तक। तो जैसे ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है नागार्जुन है, रघुवीर शाह है, जैसे धूमिल है, जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। तो जो सही आंसर इसका होगा वो क्या होगा, सी होगा, यानी कि आप लोगों का धूमिल होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी डिटेल हम लोग इसकी देख लेते हैं। चलो, तो थोड़ी सी डिटेल अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर आप लोग को दिया गया है कि जो सी आंसर है वो इसका क्या है, सही आंसर है। और इसके साथ में आप लोग को दिया गया है कि संसद से सड़क तक 1972 में सुदामा पांडे, ठीक है ना, सुदामा पांडे का दूसरा नाम क्या था, धूमिल कहते हैं। तो आप लोग को यह भी ध्यान रखना है कि धूमिल नाम किसका है, तो सुदामा पांडे का है। और 1972 में देखो यहां पर दिया है कि 1972 में सुदामा पांडे यानी कि धूमिल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये इनका काव्य संग्रह है। ठीक है ना, यह राजनीति, समाज और आर्थिक विषमताओं पर तीव्र प्रहार करती है। यानी कि इसमें जो दिया गया है कि वो आर्थिक मंदी भी दी गई है, जिसे राजनीतिक दिया गया है, समाज के बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है ना, तो ये क्या है, संसद से सड़क तक, क्योंकि संसद राजनीति में आती है। और जैसे किसी के पास आप ऐसे भी आ रख सकते हैं, जैसे किसी के पास पैसे नहीं रहते तो ये कहते हैं ना कि सड़क पर आ गया। तो यहां पर आर्थिक विषमता भी दी गई है। ठीक है ना, तो उस पर क्या है, तीव्र प्रहार है। तो नेक्स्ट में आप लोगों का क्वेश्चन रहता है 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आप लोगों का भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो जैसे ऑप्शन में आप लोगों को दिए गए हैं 1964 है, 1957 है, 1980 है और 1971 है। तो सही आंसर तो होगा इसका 1980, यानी कि सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। लेकिन इसकी अगर हम डायरेक्टली थोड़ी सी डिटेल को देख लेते हैं तो यहां पर आप लोग को डिटेल देखने को मिलेगी कि 1980 गजानन माधव मुक्तिबोध का यह प्रसिद्ध काव्य संग्रह है और इनकी मृत्यु के बाद 1980 में प्रकाशित हुआ था। यानी कि डायरेक्टली आप लोगों से यह भी पूछ सकता है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की मृत्यु के बाद जो प्रकाशन हुआ था वो किसका हुआ, तो ऐसा कौन सा काव्य संग्रह है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि इसका जो प्रकाशन है वो इनकी मृत्यु के बाद हुआ, यानी कि 1980 में हुआ। और उनके अन्य प्रमुख संग्रह में आता है चांद का मुंह टेढ़ा है, जो 1964 में प्रकाशित हुआ था। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये किसका, ये भी गजानन माधव मुक्तिबोध का है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया गया है तो वो आप लोग का क्या है, कामयानी है। और तो कामयानी के आप लोगों से क्या पूछा गया है कि कामयानी महाकाव्य के रचिता कौन है। तो ऑप्शन में फिर सुमित्रानंद पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है। तो जो ऑप्शन इसका सही रहेगा वो कौन होगा, कामयानी के जयशंकर प्रसाद रहेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल की। तो डिटेल में आप लोग को दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद कामयानी के हैं, ये हमने पहले ही इसका पढ़ लिया है। तो यहां पर आप लोग को दिया है जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। साथ में इसका प्रकाशन कब हुआ, 1935 में हुआ। और हिंदी साहित्य के छायावाद युग का यह एक प्रमुख महाकाव्य है। यह आप लोग को याद रखना है कि कामयानी जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है, लेकिन ये किस युग का है, तो यह भी ध्यान रखना है कि किसका, छायावादी युग का है। प्रकाशन वर्ष इसका दिया गया है 1935 है। ठीक है ना, और इसके रचयिता जैसे हमने ऊपर कहा है। और इसमें आप लोग डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि इसमें कुल 15 सर्ग हैं। ये आपको सबसे इंपोर्टेंट ये भी रहेगा कि 15 सर्ग इसमें आप लोग को याद रखने। इसमें ताटक छंद का प्रयोग किया गया है और यह समरसता और आनंदवाद के दर्शन से प्रभावित है। यानी कि आप लोगों से डायरेक्टली ये पूछ सकता है कि कामयानी किससे प्रभावित हुई। तो आप लोग को ध्यान रखना है समरसता है और आप लोगों का आनंदवाद है। क्योंकि अभी क्वेश्चन लेंथली आने लगे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को इसकी डिटेल पर भी ध्यान रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आप लोग को दिया गया है कुमार संभव महाकाव्य के रचयिता कौन है। हालांकि इसका आप लोग को पता होगा कि जैसे तुलसीदास, कालिदास, जयशंकर प्रसाद और सूरदास आप लोग को ऑप्शन में दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है क्योंकि इसके जो संस्थापक है वो कौन है, आप लोग के इसके जो रचयिता है वो कौन है, आप लोग के कालिदास हैं। और थोड़ी सी हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल में आप लोग को दिया गया है कि कालिदास यानी कि कुमार संभव किसका है, कालिदास का है। ठीक है,
कालिदास और ये संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना कि संस्कृत का महाकाव्य, हालांकि पंच महाकाव्य हमने जो हमारी दूसरी साहित्य वाली क्लास रही थी उसमें हमने इसमें बताया है, ठीक है ना। तो इसकी रचना महाकवि कालिदास ने की, ये हमने पहले ही बता दिया है। तो काव्य में मुख्य रूप से भगवान शिव, यहां से इंपोर्टेंट हो जाता है, भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म का वर्णन यहां पर किया गया है। क्योंकि कुमार संभव की बात हो रही है तो यहां आप लोगों से ये पूछ सकता है कि कुमार संभव में किसके बारे में लिखा गया है, तो शिव है और पार्वती, उनका जो पुत्र है कार्तिकेय, जिसका नाम है कुमार संभव, यानी कि आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। और ये कृति किसकी, आप लोगों की कालिदास की है। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर आप लोगों को दिया गया है कि सरोज स्मृति, या आपका क्वेश्चन पहले आ चुका है तो इसीलिए हम लोग इसे मतलब स्किप कर देते हैं। सरोज स्मृति वाला हमारा क्वेश्चन पहले ही आ चुका है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों के 18 की। तो यहां पर आप लोगों को दिया गया है कि छायावाद के 4 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है, आप लोग को यह बताना है। तो जैसे निराला है, अज्ञे है, निराला है, प्रसाद है यानी कि जयशंकर प्रसाद है, और आप लोगों का पंत जी हैं। तो जो सही आंसर होगा, जो शामिल नहीं है वो कौन है, आप लोगों का अज्ञे नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि निराला, प्रसाद और पंत इसमें शामिल हैं। थोड़ी सी डिटेल इसकी हम लोग देख लेते हैं। तो डिटेल में आप लोग को दिया गया है कि देखो, अगर हम कहते हैं कि छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं, तो प्रमुख 4 स्तंभों में कौन कौन दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रा नंदन पंत है और महादेवी वर्मा है। जबकि जो अज्ञे हैं, ठीक है ना, अज्ञे प्रयोगवाद और नई कविताओं के प्रमुख कवि हैं, लेकिन वो इन 4 में शामिल नहीं है, क्योंकि पहले हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद, 2 हो जाते हैं निराला जी, और 3 होते हैं सुमित्रा नंदन पंत, और 4 होते हैं महादेवी वर्मा जी। तो वहां पर अज्ञे आप लोग को दिया गया था, तो अज्ञे उसमें शामिल नहीं है, इसलिए ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 19 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहां पर आप लोग को दिया गया है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, ठीक है ना। यहां पर आप लोग को दिया गया साकेत है, प्रिय प्रवास है, कामयानी है, और आप लोगों का कौन है, उर्वशी है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग का जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, प्रिय प्रवास होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, आप लोगों का प्रिय प्रवास होगा। और प्रिय प्रवास के बारे में आप लोग को यहां पर थोड़ी सी डिटेल आप लोग की दी गई है कि आप लोग का अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिओ के नाम से जाना जाता है, उनका जो उनकी जो रचना है जिसका नाम है प्रिय प्रवास, इसका प्रकाशन 1914 में हुआ है, और ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये आप लोग को ध्यान रखना है कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है ना। और इसका मुख्य जो रस है वो कौन है, श्रृंगार रस है। प्रिय प्रवास का आप लोगों से रस पूछ सकता है, तो रस इसमें प्रिय प्रवास में कौन सा है, श्रृंगार रस है, और इसमें 17 सर्ग हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जबकि साकेत मैथिली शरण गुप्त का एक कामयानी जयशंकर प्रसाद की है, जैसे हमने कहा था साकेत किसके, मैथिली शरण गुप्त की है, और कामयानी जयशंकर प्रसाद की है, और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख महाकाव्य हैं। अगर आप लोग को ये इसके साथ साथ में और महाकाव्य भी हम लोग बता दे रहे हैं, क्योंकि साकेत है मैथिली शरण गुप्त का है, कामयानी किसकी, जयशंकर प्रसाद की, हालांकि क्वेश्चन हमारा आ चुका है अभी तक, और उर्वशी किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है ना। और इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो थोड़ा जल्दी पढ़ने का मतलब ये होता है, क्योंकि वीडियो हमारी थोड़ी लंबी ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ दे रहे हैं। तो यहां पर आप लोगों का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया गया दीर्घ उर्जत ढूंढत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति, यह कथन किसका है। तो आप लोगों से यहां पर यह कथन दिया गया है, और जिसमें ऑप्शन है आप लोग का बिहारी है, घनानंद है, तुलसीदास है, और आप लोग के कबीर है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो कौन होगा, आप लोग का बिहारी होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। बात करते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। यहां पर दिया गया है कि ये प्रसिद्ध किसका है, बिहारी का है, ठीक है ना। और इसमें दिया गया है कि यह दोहा रीति काल के प्रमुख कवि बिहारी लाल, आप लोग को यह भी ध्यान रखना कि जो बिहारी लाल है वो किसके हैं, रीति काल के हैं, ठीक है ना। जो उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई, ये भी ध्यान रखना है कि इनकी एकमात्र रचना थी जिसका नाम है बिहारी सतसई, ये इससे लिया गया है, ठीक है ना। और इसमें चलो इस नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। तो यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दिया गया है 21। तो 21 में आप लोगों को दिया गया है, यहां पर फिर से कथन दिया गया है, और इसमें कहा गया प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण धीर पथिक तथा जवादाने का
ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यानी कि ये किसी कवि के बारे में कहा गया है और उसमें ये कहा गया है कि इनके जैसा दूसरा कवि नहीं हुआ है। तो घनानंद ने किसके विषय में ये कहा है? यानी घनानंद ये कहते हैं कि इनके जैसा कवि पहले नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने इसके कुछ ऑप्शन दिए हैं। जैसे इन्होंने कहा कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, प्रेम मार्ग का प्रवीण होना चाहिए, धीर का पथिक होना चाहिए, और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि ना हुआ हो। तो उस कवि की यहां पर बात हो रही है, और किसके अनुसार हो रही है? घनानंद के अनुसार हो रही है। तो जैसे यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिए गए हैं, रामकुमार वर्मा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। तो जो सही आंसर होगा वो इसका क्या होगा? ए होगा, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल की, और तो डिटेल में यहां पर आप लोग को दिया गया है कि हिंदी साहित्य के महान आलोचक, क्योंकि आप लोग को यह भी ध्यान रखना है कि जो रामचंद्र शुक्ल है वो क्या है? एक प्रकार के आलोचक हैं। रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के प्रेम की गहराई और अभिव्यक्ति की विशिष्टता को देखते हुए यह प्रसिद्ध कथन कहा है, और घनानंद का रीति मुक्त काव्य धारा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आप लोगों से यह भी ध्यान रखना है कि घनानंद किसके हैं? तो रीति मुक्त काव्य के कवि हैं, जिनके काव्य में प्रेम, पीड़ा और विरह की झलक देखने को मिलती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो यहां पर दिया गया है हित तरंगिणी, ठीक है ना। तो ऑप्शन आप लोग को जैसे क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन में दिया गया है हित तरंगिणी किसकी रचना है। देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, एक हित है और एक आप लोग का हिम है, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, ये आप लोगों से हित पूछा गया है, ठीक है ना। तो हित तरंगिणी के जो रचना है वो किसकी है? तो जैसे आप लोग को कृपया राम दिया गया है, जैसे रसकान दिया गया है, जैसे सूरदास दिया गया है, जैसे आप लोग का मीराबाई यहां पर आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो जो सही आंसर होगा इसका कौन होगा? कृपया राम होगा। हालांकि डिटेल हम इसकी थोड़ी सी पढ़ेंगे। देखो हिम और हित के बारे में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हिम तरंगिणी अगर पूछते हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी की है, लेकिन यहां पर हित पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है कृपा राम याद रखना है। हालांकि हमने थोड़ी सी इसकी डिटेल रखी है। तो यहां पर आप लोग को दिया गया है कि कृपा राम की प्रसिद्ध रचना है और हिंदी रीति काल के प्रथम उपलब्ध रचना मानी जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि हिंदी रीति काल की प्रथम उपलब्ध रचना किसे माना जाता है? तो ये हित तरंगिणी है, ना कि हिम तरंगिणी है। तो हित तरंगिणी को क्या माना जाता है? हिंदी रीति काल की प्रथम उपलब्ध रचना माना जाता है, और इसमें रस और नायिका भेद का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। इसमें रस और नायिका भेद का वर्णन किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, और इसमें कहा गया है रामचरितमानस की जो रचना है किस भाषा में हुई थी। तो यहां पर आप लोग को 4 भाषा दी गई है, ब्रज भाषा है, अवधी है, मैथिली है और खड़ी बोली है। तो रामचरितमानस की क्या पूछा गया है? भाषा पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवधी होगा। लेकिन अगर अवधी में भी ऑप्शन हो तो इसे बेसवाड़ी अवधी कहते हैं। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि अवधी तो है, लेकिन अवधी भी कौन सी है? तो अवधी भी कौन होगी? आप लोगों की बेसवाड़ी अवधी होगी। तो यहां पर आप लोग को दिया गया है कि जो गोस्वामी तुलसीदास हैं, यानी कि आप लोग का रामचरितमानस किसने लिखा है? तो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है, और इसकी जो भाषा है वो अवधी है, और अवधी में भी बेसवाड़ी अवधी है। तुलसीदास ने विनय, पत्रिका और कवितावली जैसी अन्य रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि ब्रज भाषा की अगर रचना पूछेगा तो विनय है, विनय पत्रिका है, और आप लोग की कवितावली है। हालांकि रामचरितमानस में किसका किया है? बेसवाड़ी अवधी का इन्होंने प्रयोग किया है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 कितना होगा? 24 की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 24 में आप लोगों को दिया गया है कि कबीर की भाषा को संदूकड़ी किसने कहा? ठीक है ना, कबीर की भाषा को संदूकड़ी किसने कहा? तो ऑप्शन है श्याम सुंदर दास है, रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और आप लोगों का कौन है? परशुराम चतुर्वेदी हैं। तो जो सही आंसर होगा इसका क्या होगा? आप लोगों का बी होगा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल होगा। यानी कबीर की भाषा को संदूकड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। थोड़ी सी इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। तो यहां पर आप लोग को डिटेल दी गई है कि रामचंद्र शुक्ल,
देखो अगर हम ये कहते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो रामचंद्र शुक्ल है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा, संदूकड़ी कहा है, ये तो ठीक है, ये हमने क्वेश्चन में दिया था, ठीक है ना, क्वेश्चन में यही दिया गया था कि किसने इनकी भाषा को संदूकड़ी कहा है। हालांकि अगर हम इनके बारे में देखते हैं कि इनकी भाषा में विभिन्न प्रांतीय भाषाओं जैसे पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी आदि के शब्द मिलते हैं, इसीलिए संदूकड़ी, यानी कि संदूकड़ी कहने का कारण क्या है, तो इसमें हिंदी भी है, राजस्थानी है, पंजाबी है और इससे अतिरिक्त भाषाओं का समावेश भी मिलता है। जो संत समुदाय के लोगों की भाषा होती है, यानी कि डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि सारी जो भाषाएं वो कैसी है, संत समुदाय के लोगों की भाषा है। वहीं पर ये कहेंगे कि वहीं श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं, श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने संदूकड़ी कहा है, उसी प्रकार श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं वाणी का डिटेक्टर कहते हैं, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिटेक्टर कहा है। और इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो यहां पर आप लोग को दिया है रामानुजाचार्य द्वारा, यानी क्वेश्चन नंबर आप लोग का क्या है, आप लोग का 25 है। तो 25 में दिया गया रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मत क्या है, तो ऑप्शन में आप लोग का अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, विशिष्टता द्वैतवाद है और आप लोग का शुद्ध द्वैतवाद है। तो जो सही आंसर होगा कौन होगा, विशिष्ट द्वैतवाद होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और उसकी थोड़ी सी डिटेल फिर से हम देख लेते हैं। तो यहां पर आप लोग को दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, सॉरी रामानुजाचार्य, यहां पर आप लोग को दिया गया रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म, जीवन और जगत के 3 सत्य हैं, परंतु ब्रह्म प्रधान है। यानी कि आप लोगों को यह कहा गया है कि इन्होंने 3, जैसे ये कहते हैं कि ब्रह्म है, जीव है और जगत है, इन्होंने ये कहा है कि यही 3 सत्य हैं। और इनमें जो प्रधान माना गया है वो किसे माना गया है, ब्रह्म को माना गया है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। जबकि जीव और जगत उसी के विशेषण या अंश हैं, यानी कि ब्रह्म के ही विशेषण कौन है, जीव भी और आप लोग के जगत भी हैं, इन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहां पर आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, अब 26 में यहां पर आप लोग को दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निगुण संत काव्य धारा को किस अन्य नाम से संबोधित किया है। यानी कि निगुण जो काव्य धारा है, क्योंकि इसमें 2 काव्य धारा है, एक निगुण है और एक सगुण है, तो यहां पर आप लोगों से निगुण पूछा गया है, तो उसे किस नाम से पुकारा है, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जैसे ज्ञान श्री है, जैसे प्रेमाश्री है, जैसे कृष्ण भक्ति है, जैसे आप लोगों का राम भक्ति है। तो जो सही आंसर होगा वो इसका कौन होगा, ज्ञानश्री शाखा इन्होंने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे, निगुण संतों को क्या कहा, ज्ञानश्री शाखा कहा है। बात करते हैं, थोड़ी सी इसकी डिटेल हमने दी गई है। तो यहां पर आप लोग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की निगुण धारा को, क्योंकि निगुण और सगुण 2 आप लोग की धारा होती है, निगुण भक्ति धारा को क्या है, आप लोग को अन्य 2 शाखाओं में विभक्त किया है। जो 2 शाखा हमने बताए, जैसे आप लोग ये कह सकते हैं कि इसमें निगुण धारा की ही 2 शाखाएं हैं। जैसे आप लोगों का ज्ञानश्री शाखा है जिसमें संत काव्य धारा आती थी, और प्रेमाश्री, जो प्रेमाश्री है उसमें क्या आता है, सूफी काव्य धारा है। यानी कि संत आते हैं ज्ञानश्री में और सूफी आते हैं आप लोग का प्रेमाश्री में। उन्होंने संत काव्य या निगुण भक्ति को जैसे नामों के स्थान पर ज्ञानश्री नाम दिया है। यानी कि निगुण भक्ति कह लो या संत काव्य कह लो, दोनों के स्थान पर ही उन्होंने ज्ञानश्री कहा है, यह आप लोग को ध्यान रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा आता है 27। तो यहां पर आप लोग को दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है। देखो यहां पर आप लोगों से भक्ति काल की समय सीमा पूछी है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछी है। तो जैसे आप लोग को दिया है 1275 से 1700 दिया है, जैसे 1375 से 1700 दिया है, जैसे 1375 से 1850 दिया है, जैसे 1400 से और आप लोग का 1750 दिया गया है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो कौन होगा, आप लोगों का बी होगा। यानी कि 1375 से 1700 आप लोग का क्या माना गया है, भक्ति काल का समय माना गया है। और थोड़ी सी डिटेल हम लोग इसकी देख लेते हैं। तो थोड़ी सी डिटेल पर हम लोग आएंगे। तो यहां पर आप लोग को 1375 से 1750 क्या है, भक्ति काल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल ने माना है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में। क्योंकि इनका जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास इनका प्रमुख ग्रंथ है। तो भक्ति काल की अवधि इन्होंने
1750 से 1700 विक्रमी संवत तक मानी है, ठीक है ना। और इसी काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता था, ये आप लोगों को अलग से याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आप लोग को दिया गया है कि पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। तो ऑप्शन जैसे कि आप लोग को 4 दिए गए हैं कि गोरखनाथ है, विद्यापति है, ज्योतिश्वर ठाकुर है और आचार्य देवसेन है। तो आप लोगों से पूछा गया है कि पुरुष परीक्षा, तो पुरुष परीक्षा किसकी है? विद्यापति की है। तो परीक्षा होती है विद्या से, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि परीक्षा किससे होती है? विद्या से होती है। तो ये आप लोग का बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो बी ऑप्शन के बाद हम इसमें देख लेते हैं कि इसकी जो थोड़ी सी व्याख्या है, तो पुरुष परीक्षा किसकी है? विद्यापति की है। ये हमने पहले यहां पर लिखा गया है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये आप लोग को ध्यान रखना है कि जो पुरुष परीक्षा है वो किस भाषा में? वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है और लिखी गई रचना है। इसमें कहानियों के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान और नैतिक परक शिक्षा दी गई है, ठीक है ना। इसमें क्या दिया गया? व्यवहारिक ज्ञान और नैतिक परक शिक्षा आप लोगों को दी गई है। विद्यापति की अन्य रचनाओं को आप देखेंगे तो कीर्ति लता है जो सबसे इंपोर्टेंट है, लेकिन इसकी भाषा आप लोगों को याद रखनी है कौन सी है? अवहट है। यानी कि विद्यापति की कीर्ति लता किसमें? अवहट भाषा में है। जबकि पदावली किस भाषा में है? मैथिली भाषा में है। जबकि पुरुष परीक्षा किसमें है? संस्कृत में है। तो एक तरफ आपको जैसे सम्मिलित करने को देते हैं, एक तरफ आपको भाषा पूछ सकता है और एक तरफ आपको विधायी आप लोगों से पूछ सकता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो यहां पर आप लोगों को जो 29 नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी कि 29, तो इसमें दिया गया है कि कवितावली के रचनाकार कौन है। वैसे ये आप लोग का आंसर क्या होगा? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप लोग को दिया है। सूरदास, कबीरदास, तुलसी और जयसी है। तो जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? तुलसीदास होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। और चलते हैं थोड़ी सी इसकी डिटेल पर। तो यहां पर दिया गया है कि कवितावली महाकवि तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है। इसमें कविता और सवैयों छंदों में राम कथा का वर्णन किया गया है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन को। तो यहां पर कहा गया है कि साहित्य इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति किसे माना जाता है, यानी कि जिसमें साहित्य लिखा जाता है उसकी सबसे अच्छी पद्धति किसे माना जाता है, आप लोगों से यह पूछा गया है। तो यहां पर ऑप्शन में वर्णानुक्रम है, कालानुक्रम है, वैज्ञानिक है और आप लोगों के विधेयवादी है। तो जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? आप लोगों का डी होगा, यानी कि विधेयवादी को किसकी सबसे अच्छी पद्धति माना जाता है? साहित्य इतिहास की। जैसे कि इसकी थोड़ी सी हमने फिर से यहां पर डिटेल ली गई है कि विधेयवादी पद्धति को, ठीक है ना, विधेयवादी पद्धति है। तो विधेयवादी पद्धति साहित्य इतिहास के लेखन में सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। और इस पद्धति के अनुसार देखो हमने इसी के बारे में दिया है, तो इसलिए हम नया क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन आप लोग को दिया, आधुनिक काल को गद्य खंड का नाम से अभिहित किया है, यानी कि आधुनिक काल में गद्य खंड के नाम से अभिहित किया है। तो किसने किया है? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। जैसे ऑप्शन में दिया है महावीर प्रसाद है, जैसे हजारी प्रसाद है, जैसे रामचंद्र शुक्ल है और मिश्र बंधु है। तो जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? आप लोगों का रामचंद्र शुक्ल होंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थोड़ी सी इसकी डिटेल की। तो डिटेल यहां पर दी गई है, हालांकि इसमें कोई खास डिटेल नहीं दी गई है। तो इसमें कहा रामचंद्र शुक्ल है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य खंड नाम दिया है। इन्होंने गद्य खंड नाम दिया है, गद्य कहते हैं वैसे। इस काल में गद्य साहित्य के अत्यधिक विकसित हुआ था। यह भी ध्यान रखना है कि किसके काल में सबसे ज्यादा गद्य विकसित हुआ है, तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आप लोग को दिया है, आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन में जैसे आप लोग के 8 हैं, जैसे 9 है, जैसे 10 है और जैसे आप लोग के 11 है। क्योंकि यहां पर पूछा गया है कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किसका प्रयोग किया है। तो आपको याद रखना है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार अगर पूछता है तो आप लोग को 8 रसों की बात होती है। और अगर अस्थाई भाव के अनुसार पूछता है तो रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और वैसे रसों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। लेकिन यहां पर आप लोग को भरत मुनि के अनुसार पूछा है, तो इसलिए ए आंसर आप लोग का क्या होगा? सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। और थोड़ी सी इसमें वैसे डिटेल दी है, डिटेल की इसकी जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगी, क्योंकि भरत मुनि का क्या है? नाट्य शास्त्र है और उसने इसमें शांत रस को छोड़कर, ठीक है ना। तो यहां से ये पूछ लेता है कि कौन सा रस भरत मुनि ने नहीं माना है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि शांत रस को भरत मुनि ने नहीं माना है। शांत रस को छोड़कर उन्होंने 8 रस माने हैं, जैसे श्रृंगार है, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक और विभत्स और अद्भुत। ये रस उन्होंने 8 माने हैं, लेकिन उन्होंने शांत रस को नहीं माना है, ठीक है ना। अगर शांत रस को मान लेते हैं तो 9 हो जाते हैं
और वहीं पर आप लोगों का भक्ति और वात्सल्य मान लेते हैं तो 11 हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 33 है, यहां पर आप लोगों को दिया गया है कि भारतीय काव्य शास्त्र, ठीक है ना, भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य की रचना के लिए आवश्यक काव्य हेतु मतलब है काव्य लिखने के कारण पूछे जाते हैं। तो काव्य हेतु कारण कितने माने गए हैं? देखो भारतीय काव्य शास्त्रों के अनुसार यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन जैसे कि आप लोगों को दिए गए हैं कि 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो भारतीय काव्य शास्त्रों के अनुसार यहां पर जो ऑप्शन रहता है वो बी इसका सही रहता है, 3, ठीक है ना। तो काव्य हेतु यानी काव्य लिखने के जो कारण होते हैं वो कितने होते हैं आप लोगों के? 3 होते हैं। तो देख लेते हैं, थोड़ी सी इसमें डिटेल आप लोग को दी गई है कि इसका आंसर क्या है। काव्य हेतु 3 माने जाते हैं, जिनमें आप लोगों का यहां पर ऑप्शन दिए रहते हैं, प्रतिभा है, उत्पत्ति व्युत्पत्ति है और अभ्यास है। लेकिन प्रतिभा को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, यानी सबसे प्रमुख जो काव्य हेतु माना जाता है वो किसे है? प्रतिभा को सबसे प्रमुख माना जाता है। इसीलिए काव्य की रचना जन्मजात शक्ति है, यानी कि डायरेक्टली आप लोगों को याद रखना है कि प्रतिभा क्या है? काव्य निर्माण की जन्मजात शक्ति होती है। वहीं पर व्युत्पत्ति क्या है? शास्त्र ज्ञान है और लोक ज्ञान है, यानी कि हम ये कहते हैं व्युत्पत्ति क्या है? शास्त्र ज्ञान और आप लोगों का लोक ज्ञान से प्रभावित होती है। वहीं पर अभ्यास क्या है कि लगातार काव्य की रचना करना ही अभ्यास कहलाती है। तो प्रमुख इसमें कौन होगी? प्रतिभा होगी। और भारतीय काव्य शास्त्र में कितनी मानी है? काव्य हेतु 3 माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को माना गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्योंकि हमने इसमें 40 क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो 34 को अगर हम देखते हैं तो यहां पर दिया आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत यात्रा वृत्तांत किस विधा में आता है, यानी कि यात्रा वृत्तांत आप लोगों से पूछा है किस विधा में आता है। तो यहां पर दिया है कविता है, नाटक है, उपन्यास है या इतर गद्य विधाएं हैं। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इसका जो ऑप्शन होता है डी, यानी कि इतर गद्य विधा। तो इसमें कविता, नाटक और उपन्यास हम यात्रा वृत्तांत को नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए हमसे कहते हैं इतर गद्य विधा में ये आता है। थोड़ी सी डिटेल हमने इसकी दी गई होगी, क्योंकि यात्रा वृत्तांत के जो जनक हैं वो राहुल सातकर्तेन को कहा जाता है। और यहां पर आप लोगों को जैसे देखने को मिलेगा, इसलिए कहा यात्रा वृत्तांत, यात्रा का वर्णन, यानी कि रेखा चित्र, संस्मरण और जीवनी, आत्मकथा आदि सभी हिंदी साहित्य के इतर गद्य विधा में आते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना, चाहे रेखा चित्र हो, संस्मरण हो या फिर जीवनी हो या आत्मकथा हो, सभी के सभी किसमें रहते हैं? अन्य गद्य विधाओं में रहते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, द्विवेदी युग का नामांकन किस साहित्यकार के नाम पर हुआ? तो द्विवेदी युग का, वैसे देखो ऑप्शन में 2 द्विवेदी दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग सही देखते हैं कि द्विवेदी युग का जो नामांकन है वो किसके नाम पर हुआ, ये आप लोग को देखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो 2 द्विवेदी हैं, तो दोनों में से छांटना है, तो इसमें कौन होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा। जबकि ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल है और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी है, तो जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? आप लोगों का महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा। तो व्याख्या को अगर हम देखते हैं तो यहां पर आप लोग की दी गई है व्याख्या में कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के माध्यम से हिंदी भाषा का परिमार्जन किया है, यानी कि जो सरस्वती पत्रिका है वो किसकी? आप लोग की महावीर प्रसाद द्विवेदी के, जिनके नाम पर द्विवेदी युग रखा गया है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि यहां पर हमने वही डिटेल आप लोग को दी गई है। तो यहां पर आधुनिक काल के भारत हिंदू युग की प्रमुख साहित्य प्रवृत्ति क्या थी? आप लोगों से पूछा गया है कि भारत हिंदू युग की प्रमुख साहित्य प्रवृत्ति आप लोगों से पूछा गया है। और ऑप्शन आप लोगों के सामने है, केवल श्रृंगारिता रचनाएं है, समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना है, रहस्यवाद और प्रकृति चित्रण है या कोरी कल्पना शिथिलता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? आप लोगों का सही आंसर होगा, यानी कि समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना, ठीक है ना। इनकी मुख्य प्रवृत्ति थी किसकी? आप लोगों की भारत हिंदू युग की। तो थोड़ी सी यहां हमने डिटेल इसमें दी गई होगी। तो यहां पर दिया गया है कि जो भारत हिंदू युग, भारत हिंदू हरिश्चंद्र और उनके मंडल के कवियों की कविता के माध्यम से सामाजिक कुरीति पर प्रहार करना था और देश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना की नींव रखी गई। क्योंकि यहां से अगर ऑप्शन आता है कि जैसे आप लोगों को ये रहता है कि सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार और देश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना की नींव रखने वाले समाज सुधारक कौन हुए? तो यहां किसके युग में? हरिश्चंद्र के। और ये ठीक है, तो किसके युग में होगा? आप लोगों का हरिश्चंद्र के। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की।
तो यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आप लोगों को कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि काव्य धारा का प्रमुख हस्ताक्षर है। यानी कि इनमें से ये सारे के सारे वैसे तो हमारे कौन है रीति मुक्त कवि हैं, लेकिन इनमें से आप लोग को ये बताना है कि कौन सा प्रमुख है। ठीक है ना, जैसे केशव दास है, बिहारी दास है, घनानंद है और मती राम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन होगा आप लोग का घनानंद। हालांकि इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हमने पहले भी पढ़ी है, ये पहले क्वेश्चन में आया था। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। तो यहां हमने इसमें हालांकि रीति मुक्त कवियों में पढ़ा है, घनानंद है, बोध है, आलम है और ठाकुर है, रीति मुक्त कवियों में आते हैं। ये आप लोग को ध्यान रखना, घनानंद, बोध, आलम और ठाकुर ये भी कौन है रीति मुक्त कवियों में आते हैं। उन्होंने रीति बंधनों को तोड़कर अपने स्वच्छंद प्रेम काव्य की रचना की है और केशव दास रीति बद्ध और बिहारी रीति सिद्ध कवियों में आते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि केशव दास कैसे है रीति बद्ध है और बिहारी कैसे रीति सिद्ध कवियों में आते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया गया है 39, इसमें कहा है भक्ति काल की सूफी काव्य। जैसे हमने पहले बात की थी कि सूफी काव्य को प्रेमाश्री कहते हैं और सूफी काव्य धारा के कवियों ने मुख्य रूप से किस छंद और भाषा का प्रयोग किया है। यहां पर आप लोगों से पूछा गया है भाषा और छंद का किसका प्रयोग किया है। तो जैसे ऑप्शन में सवैया और ब्रज भाषा है, जैसे दोहा चौपाई और अवधि है, जैसे कवित्व और खड़ी बोली है, जैसे सोरठा और आप लोग का राजस्थानी है। तो जो सही आंसर होगा वो कौन होगा अवधि। तो भाषा का प्रयोग किया है दोहा चौपाई का, इन्होंने भाग किया दोहा और चौपाई और अवधि भाषा का। ठीक है ना, तो इन्होंने जो प्रयोग किया छंदों में अगर आता है तो कौन है दोहा और चौपाई है और अवधि भाषा है। बात करते हैं थोड़ी सी इसकी डिटेल जो दी गई होगी। यहां पर दी गई है कि दोहा चौपाई अवधि में सूफी कवि है जैसे मलिक मोहम्मद जायसी हैं, उन्होंने क्या लिखा है पद्मावत लिखा है, के रचयिता है। यह भी ध्यान रखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा है, तो पद्मावत किसकी है आप लोगों का मलिक मोहम्मद जायसी की है। ठीक है ना, ने अपने प्रेम कथा काव्य की रचना के लिए अवधि भाषा का प्रयोग किया है, जो आप लोगों से पूछा गया था। और काव्य शैली के रूप में दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग इन्होंने किया है, जो आप लोगों को प्रश्न में पहले ही दिया गया था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अंतिम और 40 की, यानी कि ये हमारी आज की सीरीज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 40। इसके साथ हमारा जो ये आप आज का पेपर है समाप्त हो जाएगा। तो बात करते हैं संत काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है और जिन्हें निगुण भक्ति का प्रवर्तक माना जाता है। यानी कि प्रवर्तक भी पूछा गया और निगुण भक्ति के प्रवर्तक पूछा गया है और प्रमुख कवि पूछा गया है किसके संत कवि के। तो जैसे सूरदास है, तुलसी है, कबीर है और आप लोग के जायसी हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो क्या होगा आंसर सही होगा। और इसके साथ थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं और उसके बाद हमारा आज का जो पेपर है वो समाप्त हो जाता है। ये प्रैक्टिस सेट था और इसके बाद हम नया प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो यहां पर व्याख्या में अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहां से ये कहा कि कबीर दास जी को निगुण भक्ति धारा यानी कि निगुण भक्ति शाखा या धारा हम कह सकते हैं कि ज्ञानाश्री उप शाखा जिसमें संत काव्य भी कहते हैं के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कबीर दास को इनके प्रतिनिधि कवि के रूप में जाना जाता है। और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है और नई क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।